प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं तनका पढ़ ले चैनल और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रहा होगा 2026 के लिए, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपना वो नहीं होता जो सो के देखते, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देगा, चैन नींद सब उड़ा देगा। चलिए बाकी बात होते रहेगा। वन शॉट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी इसका पार्ट 2 लेकर हम लोग आए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जो कुछ मतलब 15-20 क्वेश्चन होंगे, इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट क्या पूरा क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आ रहा है। आप लोग जाइए क्वेश्चन को देखिए घर दौड़ा के। चलिए ध्यान दीजिए, आगे समझिए, इसको और नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते नहीं, शुरू करते हैं। हड़प्पावासी द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। करो चाहे कीजिए चाहे वर्णन करें। तो हड़प्पावासी द्वारा व्यवस्थित सिंचाई, हड़प्पावासी जो लोग थे, जो हड़प्पा में लोग रहते थे उस समय, कब समय, अभी से 4500 साल पहले, 5-4 साल पहले, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में जो लोग रहते थे वह सिंचाई कैसे करते थे, कैसे किस प्रकार से अपने खेतों की सिंचाई करते थे, खेतों में पानी कैसे पटाते थे। सिंचाई करने का मतलब पानी, पौधे को पानी देना, किस प्रकार से पौधे को पानी देते थे, क्या उस समय बोर्डिंग था, क्या उस समय मोटर था, क्या उस समय नहर था। ये सारी बातों की जानकारी आपको इस क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता शुरुआत हुआ था, ये प्राचीन काल की घटना है। भारत में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए। तो प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में मतलब सिंधु सभ्यता में, प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधा। प्राचीन काल में जो है पेड़ पौधा, वीडियो चालू है नहीं, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है वनस्पति मतलब पेड़ पौधा प्रचुर मात्रा में जितना चाहिए था उतना था, ठीक है। अभी नहीं है, अभी जो भारत में जितना प्रचुर मात्रा में वनस्पति चाहिए उतना नहीं, उतना कम है। जो वर्षा को आकर्षित करती थी, वर्षा को आकर्षित, आज जो है सरकार क्या करता है, वन बचाओ, वन अगर वन काटेगा हरा भरा पेड़ तो उस पर केस हो जाता है, संविधान में धारा बन गया है। लेकिन उस समय जो है इसलिए भी पेड़ कम है, क्या ला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा समय पर नहीं आता है, बाढ़ को पेड़ रोकता है, बहुत सारे चीज़ों में हमको उपयोग में आता है। कौन, पौधा, पेड़ पौधा जो वर्षा को आकर्षित करती थी। मतलब उस समय पेड़ पौधा बहुत था जो वर्षा को क्या करता था, आकर्षित करता था, मतलब वर्षा लाता था। उन दिनों सिंधु में प्रति वर्ष बाढ़ आती थी और उस समय सिंधु काल में जो है सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो है बाढ़ आता था खूब। जब बारिश होगा तब बाढ़ है करेगा। बाढ़ कब आता है, जब अधिक वर्षा होगा तब बाढ़ आएगा। तो वर्षा आती थी जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। और जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ आएगा तो मिट्टी भी लेके आएगा, जलोढ़ मिट्टी लेके आएगा जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। तो क्या होता था, वो जलोढ़ मिट्टी लेके आता था। हड़प्पा सभ्यता में वनस्पति पर्याप्त मात्रा में था, बहुत मात्रा में वनस्पति था, जो क्यों, तो वो वर्षा को लाता था और वर्षा आती थी तो बाढ़ आती थी, बाढ़ आती थी तो उपजाऊ वाला मिट्टी आता था जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते थे। इतना उपजाऊ मिट्टी होता था कि वो मेसोपोटामिया मिस्र में जो है नील नदी भी उतना उपजाऊ मिट्टी लेके नहीं आता था। नील नदी देखिए यहाँ पर, नील नदी जो है वो भी नहीं लेके आता था। सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। मतलब सिंधु नदी को जो है वो अमृत, मेन आदमी समझा जाता था, मेन चीज समझा जाता था, वरदान समझा जाता था लोगों का भरण पोषण करने के लिए। क्योंकि नहाना कहाँ है तो सिंधु नदी में, और खाना बनाना है कौन सा पानी से तो सिंधु नदी के पानी से, पशु पक्षी नहाएगा कौन से पास, सिंधु नदी के पानी से, हम सिंचाई करेंगे कहाँ से, सिंधु नदी के। तो वरदान ही ना हुआ एक तरह से मेरे लिए, तो वरदान समझा जाता था, ठीक है। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ को बो देते थे। जो बाढ़ वाला मैदान होता था, जो जलोढ़ मिट्टी छोड़ के चला जाता था, उसमें गेहूं और जौ को बाव कर देते थे, छीट देते थे, ठीक है, बाव कर देते थे। और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। अब अगला महीना में जो बाढ़ आएगा उससे पहले उसको क्या करते थे, अप्रैल मास में उसको काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, उस समय नहर नहीं था सिंचाई के लिए। संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और उस समय क्या होता था, तो नदी के पानी जो है नालों के द्वारा जो है खेतों में लाया जाता था, प्रयोग किया जाता था और सिंचाई किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पावासी जो था वह सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। उस समय जो हड़प्पावासी थे वह सिंचाई करने के लिए किस पर निर्भर थे, प्रकृति पर, कि वर्षा होगा
तो सिंचाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। या नदी में से जो है नाला बना करके पानी को लाते थे। कौन से लोग? हड़प्पावासी लोग। एक बार कुल मिला करके इसको समझिए। हड़प्पा काल में सिंचाई कैसे होता था? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हम बोले वही बोलना। हड़प्पा काल में जो है सिंचाई के लिए लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे। यहाँ अधिक मात्रा में पेड़ पौधा था, जिसके कारण समय पर वर्षा होती थी और बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण वहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी आती थी। जब नई जलोढ़ मिट्टी पर अधिक उपजाऊ होता था, वहाँ पर लोग गेहूं और जौ को बाव कर देते थे, जिसे अप्रैल के महीना में, मार्च अप्रैल के महीने में काट लेते थे अगल का बाढ़ से पहले। और वहाँ पर सिंचाई के लिए नदी में से नाला का प्रयोग किया जाता था और मुख्य रूप से जो है प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इतना बात समझ गए? आगे चलते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा इसको, समझिएगा। रट्टा मारिएगा बस भूल जाइएगा। अगर समझ लीजिएगा तो बगल में डीजे भी बजा देगा ना, तो आप एकदम धा 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 धा। किसका स्टूडेंट है? तनका पढ़ चैनल का। चलिए आगे। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? अभिलेख निकलता है तो इतिहास अगर लिखता है कोई इतिहासकार, तो अभिलेख का क्या महत्व है? अभिलेख क्या सपोर्ट करता है, क्या हेल्प करता है? ठीक है प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं इसको। अभिलेख क्या होता है पहले ही समझिए। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या होता है? आपने अभी अभिलेख हम समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। कहीं पर रोड बनता है तो उसके स्टार्टिंग में देखिएगा ऐसे चरखुट बना होता था, चरखुट, अभी भी बना होता है चरखुट, लिखा रहेगा मुख्यमंत्री फलना राशि, ये कार्य पूरा होने का तिथि, ये इतना राशि द्वारा इतना तारीख तक पूरा हो जाएगा, फलना मंत्री द्वारा बना है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा जाता है? तो ये जो लिखा जाता था इसी को बोलते थे शिलालेख। वह रोड को डिटेल्स को बताता है कि ये रोड इतना का है, इतना समय में बना है, फलना आदमी ने बनवाया है और इसकी लंबाई इतनी। उसी प्रकार यहाँ पे अभिलेख होते थे। अभिलेख क्या करते थे? उस समय राजा महाराजा जो थे वह पत्थर को खुदवा करके या मिट्टी पर खुदवा करके लिखवाते थे और उसको सुखा देते थे। इसी को अभिलेख बोला जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा? अभिलेख पत्थर या धातु पर जो है खोद करके लिखा जाता था, इसको अभिलेख बोलते थे। तो इतिहास लिखने में, जैसे मान लीजिए कोई इतिहास लिख रहा है तो उस अभिलेख का क्या महत्व है? तो अभिलेख से लोग क्या समझते थे? वो कितना साल पुराना है, अभिलेख कौन सा भाषा में लिखा गया, तो उस भाषा का प्रयोग समझ आता था कि उस समय इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके लिखावट से चाहे कौन राजा लिखवाया था इससे पता चलता था कि किस राजा के काल का है, कौन सा वंश का है। ये सब जो है इतिहास लेखन में हम लोगों को फायदा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इसको समझिए, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व? इतिहास लिखते हैं तो अभिलेख का क्या महत्व होता है? तो वैदिक काल में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद, वैदिक काल के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात मतलब बाद में। ठीक है, वैदिक काल के बाद खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, वैदिक काल के बाद जो है खासकर मौर्य काल से पूर्व, मतलब मौर्य काल से पहले अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। वो अभिलेख के बिना, मतलब अभिलेख का बहुत योगदान है, 70-80% है इतिहास लिखने में, महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेख उस समय के जीवन, भाषा, पूजा पद्धति, युद्ध की विधियों आदि को सूचित होते थे। मतलब उस समय अभिलेख में क्या होता था? तो जीवन के बारे में, भाषा के बारे में, कौन सा भाषा, पूजा पद्धति कैसे पूजा होता था, ठीक है, युद्ध कैसे होता था, ईसा इत्यादि विधियों का आदि का सूचित किया जाता था, चाहे वर्णन किया जाता था। किसमें? अभिलेख में। ठीक है प्यारे बच्चों, अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपने उपलब्धियां, मतलब अभिलेख में क्या होता था? तो अभिलेख में जो है जो शासक होता था, जो राजा होता था, वह अपन जो उपलब्धि, मतलब जो जो अचीव किया, जो जो हासिल किया उसको लिखवाते थे। फिर क्रियाकलाप, क्या काम करवाना है उसको लिखवाते थे। फिर उसके बाद व्यक्ति एवं राजधन, कौन व्यक्ति है, क्या राजधन में, ये आदि के बारे में लिखवाते थे। ये सारी बातों को जानकारी अभिलेखों में देते थे। अभिलेख में मतलब क्या काम किया, क्या उपलब्धि किया, राजधन क्या है, व्यक्ति क्या है, क्या क्रियाकलाप है, इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी देते थे। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभ तथा शिलालेखों पर अभिलेख खुदवाए थे। ठीक है, भारत के जो विभिन्न भागों में, भारत के जो बहुत सारा हिस्सा है उसमें राजा अशोक थे। ठीक है, वह अभिलेख बहुत मात्रा में खुदवाए, शिलालेख बनवाए। ठीक है, शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे। ठीक है, कौन? राजा अशोक। ठीक है, अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकें। मतलब अशोक जो था वो अपन अभिलेखे में लिखवाया था, कथी? वो अपन धर्म नीति, धर्म के प्रचार, उपाय, मानवता क्या होता है, मानवता की सेवा क्या होता है, इत्यादि विचारों का जो है वो अपन विचार जो है प्रस्तुत किया था। कौन सा, मतलब कौन सा चीजों में? तो अभिलेखों में वो अपन विचार, धर्म प्रचार, ये सब दिखाया था। कौन? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। अभिलेखों के आधार पर ही D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया है। मतलब ये जो इतिहासकार है, ठीक है, D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास, अशोक का जो पूरा इतिहास जो है लिखने में सफल हो पाया है। कौन?
D.R. अम्बेडकर। किसके आधार पर? अभिलेख के आधार पर। तो ये अभिलेख की भूमिका है, अभिलेख का महत्व है, ठीक है, ये अभिलेख की उपयोगिता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट 2026। ठीक है, 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप बिहार बोर्ड से है, चाहे कोई भी बोर्ड से है, भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है, चाहे वह चीज है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व समझते हैं, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के पेट में, यानी पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के नीचे छिपी हुई, चाहे छुपी हुई, ठीक है, छिपी हुई चलेगा, कोई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अतीत मतलब पहले वाले लोगों का जो है, जो भी जानते थे, जो भी चीज पहचानते थे, उसको ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई करते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो छिपा हुआ वस्तु होता है उसको खुदाई करते हैं, और अतीत के लोगों मतलब इतिहास के लोगों को, चाहे पीछे वाले लोगों को जो है भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसके जो कैसे जीवन जीते थे, क्या चीज प्रयोग करते थे, क्या चीज उपयोग करते थे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में है। अगर मान लीजिए कोई भी जाति की सभ्यता के बारे में पता करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, उसके सामान के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमको उसके बारे में पूरा इतिहास की जानकारी प्राप्त होगा, पुरातत्व से ही उसकी जानकारी प्राप्त होगा। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई। क्या आपको लगता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कहानी लिखी हुई है? उस समय लिखा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, कुछ नहीं लिखा हुआ था। हम उसके सामान जो खुदाई हुआ है पुरातत्व के आधार पर, खुदाई के आधार पर, उसके बारे में अनुमान पर ये चैप्टर पूरा लिखा गया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हम मान लीजिए कोई खुदाई करेंगे, मान लीजिए आपका घर बनता है, उसमें खुदाई होता है, खुदाई में देखिएगा तो सिक्का निकलेगा, 8 आना का 4 आना का सिक्का निकलेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि हमारे बाबा दादा के ज़माने में जो है 8 आना 4 आना के जो पैसा, बाबा के ज़माने में, हमारे पिताजी के ज़माने में जो है वह पैसा का प्रयोग किया जाता था, तो वो पुरातत्व कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए अभी से खुदाई होगा, अभी भूकंप आया, 100 आदमी मर गया, अभी से 50 साल बाद, 100 साल बाद खुदाई होगा, उसमें से आईफोन निकलेगा, तो इससे क्या पता चलेगा? हमारे जो पूर्वज थे आईफोन का प्रयोग करते थे, कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए आईफोन का प्रयोग करते थे, लैपटॉप निकलेगा तो पढ़ाई के लिए प्रयोग करते थे, बाइक निकलेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रयोग करते थे। अब उस समय मिट्टी का बना हुआ हल निकला हड़प्पा सभ्यता में, इससे क्या पता चलता है? खेत को जोतने के लिए मिट्टी का हल प्रयोग किया जाता था, और उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए लोहा का कोई चीज़ का प्रमाण नहीं मिला। अगर लोहा का रहता तो हल भी बनता लोहा का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पुरातत्व पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के घर में छिपी हुई वस्तुओं को कहते हैं, जिससे इतिहास लिखने में हमें आसानी मिलती है और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाहे मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो है दोनों में व्यापार होता था। कैसे? यहाँ की जो, इस आधार पर कहते हैं कि यहाँ की जो कुछ वस्तुएं वहाँ पर मिली, मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली, और मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें जो है वह भारत में हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई। तब हम इस प्रकार कहते हैं दोनों में व्यापार होता था। अगर नहीं मिलता तो हम कहते व्यापार होता है, नहीं कहते। चलिए आगे चलते हैं। और है हो प्यारे बच्चों, कीड़ा अगर इस पर कोई सेंसर काम करता है, इस पर कोई बैठ जाएगा तो काम नहीं करता है। चलिए फिर कोई बैठिए नहीं। अभिलेख किसे कहते हैं? तुरंत पता अभिलेख किसे कहते हैं? फिर से तो समझ लीजिए। अभिलेख पत्थर, धातु आदि के सतहों पर उकेरे या खोदे गए पाठन सामग्री को कहते हैं। अभिलेख क्या होता था? मान लीजिए पत्थर का सतह है, इस पर हम खोद के छेनी से, हथौड़ी से, चाहे कोई भी नुकीला चीज से खोद के लिखेंगे, तो हम इस पर कोई बात लिखेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? अभिलेख।
तो या तो पत्थर पर ऐसे होता था, धातु पर होता था, आदि सतहों को उकेर करके जो है लिखा जाता था। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह प्रमुख रूप से शासकों का राज्य देश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है, मतलब सबसे अगर पुराना अभिलेख बात किया जाए तो अशोक के जो है प्रस्तर अभिलेख है। ठीक है, सोना चांदी पीतल तांबा लोहे आदि पर लिखित अभिलेखों भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो है कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे पत्थर है धातु, तो पत्थर पर भी लिखा जाता था, और धातु पर, धातु कहने का मतलब हो गया सोना चांदी हो गया, पित्तल हो गया, ये सब धातु में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तांबा लोहे इस सब पर जो है लिखित होता था, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से इतिहास के कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। मतलब अभिलेख से क्या होता है, तो इतिहास के कालखंड, कौन सा इतिहास का है, कौन से कालखंड का है, सब का जानकारी प्राप्त होता है, और प्राथमिक स्रोत इसको मतलब सबसे मेन स्रोत इसको माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है क्या, आपको समझाने में लंबा हो रहा है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपको पूरा बढ़िया से समझाएंगे, पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, मतलब हम आपको बताए हैं। ठीक है, मोहन का जो है मतलब मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार अन्नागार मोहनजोदड़ो में था। हड़प्पा सत्याग्रह को दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना। मतलब मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, पकाया हुआ ईंट का बना हुआ था। स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, ये जो लंबा था वह 11.88 मीटर लंबी थी। ठीक है, और 7.1 मीटर चौड़ा, और कितना 7.01 मीटर चौड़ा था। ठीक है प्यारे बच्चों, और 2.5 मीटर गहरा, और डीप में जो था वह 2.5 मीटर 2.5 मीटर जो है यह चौड़ा था, यह चौड़ा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबा। ठीक है, लंबा था। ठीक है, लंबा था स्नानागार, और 2.5 मीटर जो है वह क्या था, डीप था, यानी मोटा मोटी 2 3 6 7 फीट डीप था, 7 फीट। ठीक है, चलिए गहरा था। दोनों सिरों पर हौज की सतह पर सीढ़ियां बनी हुई थी। दोनों सिरों पर जो है सीढ़ी, इस प्रकार से सीढ़ी बना हुआ था। ठीक है, हौज पर जो है क्या किया हुआ था, सीढ़ी बना हुआ था, सीढ़ी बना हुआ था। इसको चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। अब इसके चारों बगल जो है वह छोटा छोटा कमरा, छोटा छोटा कमरा, छोटा छोटा कमरा जो है बना हुआ था। ठीक है, और इस स्नानागार का प्रयोग आधुनिक स्नान के लिए होता था। यह एक सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब यह जो था वह सार्वजनिक स्नानागार था और आधुनिक स्नानागार था, और सब लोग इसमें स्नान करने के लिए आते थे। और यह ऐसा माना जाता है कि ये जो रूम था वह कपड़ा चेंज करने के लिए रूम था, और इसमें उतरने के लिए चारों बगल से जो है वह सीढ़ी बनाए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें उतरने के लिए, स्नान करने के लिए डायरेक्ट डीप नहीं था, इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनाए गए थे, और इसमें जाकर के जो है स्नान कोई भी आदमी कर सकता था। और ये जो बाकी साइड में रूम होते थे उसमें कपड़ा चेंज कर सकते। देखिए आज से 5-4 साल पहले की भी सभ्यता, उसमें कितना ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे नहाना है, कैसे कपड़ा चेंज करना है, उसका सारा व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, आज उस समय का सभ्यता का सोच लीजिए, आज से 5-4 साल पहले का हम लोग बात कर रहे हैं, मोटा मोटी 5-4 साल पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और वीडियो हो गया है खत्म। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका पार्ट अभी और भी आगे आएगा, जब तक कि पूरा क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। लघु उत्तरीय भी अभी बचा हुआ है, उसको लेकर के आएंगे। दीर्घ उत्तरीय आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको पूरा स्टोर, पूरा सब चीज़ सामग्री आपको मौजूद रहे। धन्यवाद।